साहित्य निधि में सुनिए विष्णु प्रभाकर की लिखी हुई कहानी कैक्टस के फूल। विष्णु प्रभाकर जी हिंदी के सुप्रसिद्ध लेखक थे, जिन्होंने अनेकों लघु कथाएं, उपन्यास, नाटक तथा यात्रा संस्मरण लिखे। उनकी कृतियों में देश प्रेम, राष्ट्रवाद तथा सामाजिक विकास मुख्य भाव हैं। प्रस्तुत है कहानी कैक्टस के फूल। रात घिरती चली आई। पूर्व में अंधकार गहरा उठा। दूर दूर तक काले आवरण के अतिरिक्त और कुछ नहीं। गिरीश के मन में भी कुछ ऐसा ही उभर आया, लेकिन गाड़ी के चलने के समान विचारों की ट्रेन निरंतर सड़ाक छूं खड़क खड़ड़ पुकार उठती। शरीर सिहर उठता। सिहरन मिट जाती, परंतु दिल कर उठता धुक 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 धुक। गाड़ी चलती सड़ाक छूं, हृदय करता धुक 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 धुक। गिरीश ने सहसा करवट बदली। दीवार आगे आ गई। नीचे के मुसाफिर, बाहर का मैदान, सब आंखों से ओझल हो गए, परंतु मन, उसकी दृष्टि से क्या कभी ओझल हुआ है कुछ? तीव्र गति से उसने गर्दन को झटक दिया, मानो मन को झंझोड़ना चाहा, परंतु मन ठहरा विदेह, अविराम गति से अपना काम करता रहा। गिरीश को सुनाकर एकाएक उसने कहा, देखो जी, अपने को बहुत धोखा देने की कोशिश मत करो। जो कुछ करना है कर डालो, रोते क्यों हो? दुनिया ने कभी किसी की चिंता की है? काल की गति से ऊपर उसने किसी को उठने दिया? तुम इतिहास की बात कहते हो। इतिहास क्या कभी सच्चा होता है? सच्चा होता है उपन्यास। विकल विवहल गिरीश ने आंखें खोल दी। सामने की बर्थ पर केवल दो व्यक्ति जाग रहे थे, युवक और युवती, शायद नवविवाहित। शरीर स्वस्थ सबल, आकृति सुंदर आकर्षक, नयन अलस मत भरे। संयत होने के लिए असीम परिश्रम करना पड़ रहा था। नारी रह रहकर अवश हो उठती और युवक के कंधे पर झुक जाती। तब अलिस मदिर नयन उलझ जाते, कमल खिलखिल उठते। एकाएक उधर से मुंह फिरा लिया। फिर उसी क्षण मन बोल उठा, ओजी गिरीश, बचने की इतनी चेष्टा क्यों? ना, कुछ नहीं होने वाला। मर जाने पर भी कुछ नहीं होता। मरना एक क्रिया है और क्रिया है होना। ओह, ये मन, ये गिरीश को पागल कर देगा। पागल। एकाएक गिरीश ने अवश होकर फिर नीचे देखा। युवती युवक के कंधे पर सिर रखे न जाने कहाँ खो गई है। ये खो जाना, सहसा गिरीश को कुछ याद हो आया। बहुत दिन पहले की एक सांझ, एक साहित्यिक समारोह में उसने कहानी पढ़ी। सुनकर कई व्यक्ति बहुत दिनों तक सोचते रहे। कुछ विवाद करने भी आए। बधाई देने वाले असंख्य थे। उनमें थी एक लड़की। विनम्र भाव से उसने कहा, मैं भी कहानी लिखती हूँ, पर विश्वास नहीं हो पाता। सहायता कर सकेंगे? गिरीश को ये घटना खूब याद है, जैसे वो युवती अभी आकर उससे ये प्रार्थना दोहराने वाली है, जैसे वो युवती युवक के कंधे को दबा रही है, दबाती चली जा रही है। गिरीश ने फिर गर्दन को झटका दिया। उस युवती का नाम था प्रेमा। अच्छी खासी थी, उर्वशी न सही, मेनका होने में तो कोई संदेह ही नहीं था। तपस्वी विश्वामित्र का तप भंग करके मेनका ने विश्व सुंदरी शकुंतला को जन्म दिया था। वैसे ही प्रेमा गिरीश के जीवन में शिष्या बनकर आई। पहली कहानी जब उसने पढ़ी तो प्रेमा की दृष्टि मानो अनंत रहस्यों से छलक पड़ी हो। पढ़कर गिरीश ने पूछा, तुमने लिखी है? जी हाँ। मुझे तुमसे ईर्ष्या होती है। जी क्या? हाँ, मुझे तुमसे ईर्ष्या होती है। कहानी बहुत सुंदर है, मेरी कहानी से बहुत बहुत सुंदर। नैनों का रहस्य और भी मुखरित हो आया और स्मित हास्य से आलोकित प्रेमा का मुखमंडल गिरीश के नैनों में भर उठा। जैसे उसने अपने मन से कहा, बहुत बहुत अच्छी। प्रेमा ने फुसफुसाकर पूछा, सच? गिरीश बोला, मेरी परीक्षा लेने आई हो? प्रकंपित ओष्ठ से प्रेमा ने कहा, नहीं, तुम्हें अधिकार है। प्रेमा क्या कहे, इतना कुछ एक क्षण में वो सोच गई कि उससे वाणी नहीं मिली। गिरीश ने कहा, सच कहता हूँ, तुम कहानी लिखती हो, बहुत अच्छी कहानी लिखती हो, लेकिन इसका ये अर्थ कदापि नहीं कि मुझे पढ़ने का अवसर न दो। आओ हम एक समझौता कर लें। तुम लिखोगी, मुझे दिखाओगी, मैं लिखूँगा, तुम्हें दिखाऊँगा। यह कहकर वो एक कहानी उठा लाया। अभी लिखी है, पढ़ो तो।
जो शिष्या बनने आई थी वही गुरु बनकर लौटी। गुरु और शिष्य गणित में कहीं ना कहीं उसका उत्तर होगा, साथ ही। लेकिन जो गणितज्ञ हैं वे इसका अर्थ जान नहीं पाते। गिरीश और प्रेमा गणितज्ञ नहीं थे, इसलिए शीघ्र ही वो उस अर्थ को समझ गए। गिरीश जैसे जैसे कथा के छोर को आगे बढ़ाने लगा, तर्क के चक्रव्यूह में वैसे वैसे उसका मन उलझने लगा। सामने वाली युवती की एक बाँह युवक के दूसरे कंधे तक पहुंच गई। दोनों के नयन मुंदे। गिरीश और प्रेमा दोनों एक दूसरे के बहुत पास आ गए। जीवन के देवता ने न जाने कब उनके मन का ग्रंथ बंधन कर दिया। एक दिन अचानक ही गिरीश कह उठा, प्रेमा मुझसे विवाह करोगी? न भूमिका न प्रश्न की पृष्ठभूमि। प्रेमा सिहर सिहर उठी। ये नहीं कि वो अप्रस्तुत थी, परंतु प्रश्न की ये रीति उसकी कल्पना में नहीं आई थी। गिरीश ने फिर प्रश्न किया। प्रेमा ने सहसा दृष्टि झुका ली, नाखूनों से धरती को रेतती रही और सोचती रही। जितना सोचती गई सब कुछ समझ से उतना ही दूर होता गया। गिरीश ने फिर पूछा, मौन का अर्थ सम्मति है, यही समझू ना? दृष्टि अब भी नहीं उठी, केवल इतना ही कहा, समझना चाहो तो तुम सहमत हो? गिरीश सिहर उठा, प्रेमा भी सिहर उठी। प्रेमा की वो सिहरन स्वाभाविक थी, लेकिन स्वाभाविक नहीं था ग्रंथि बंधन। गिरीश पुरुष, प्रेमा नारी। गिरीश ब्राह्मण, प्रेमा कायस्थ। गिरीश के पिता ने क्षण भर भी नहीं सोचा, कहा यह विवाह नहीं होगा। गिरीश ने भी क्षण भर नहीं सोचा, कहा यह विवाह होगा। क्या? जी। कुल कलंकी, कुल घातक। पिताजी अपना अपमान मत कीजिए। बदजात बोलता है, तेरा सिर फोड़ सकता हूँ, गोली मार सकता हूँ। अचरज के गिरीश शांत रहा, बोला, मर जाऊंगा लेकिन जीता हूँ तो विवाह करूंगा और प्रेमा से करूंगा। गिरीश रुका नहीं, प्रेमा की ओर से स्वागत था। विवाह हुआ और प्रेमा को लेकर गिरीश सीधे पिता के पास पहुंचा। पिता भी पिता थे। सहसा उनका हाथ ऊपर उठा, नृत्य के लिए नहीं, आशीर्वाद के लिए। बोले, मेरे ही बेटे हो, आशीर्वाद देता हूँ, नृत्य पर्यंत जीते रहो, कुल का नाम उज्जवल करो। लेकिन मेरे पास तुम्हारे लिए अब कुछ नहीं है, तुमको अधिकारच्युत करता हूँ। हाँ, जो मेरा है उसमें से बहू का भाग उसे मिलता रहेगा। पिता बोल रहे थे। गिरीश की दृष्टि उनकी आंखों पर गड़ी थी, जैसे वो संज्ञा खोता जा रहा हो। कई क्षणों के बाद उसने करुण कंठ से कहा, आपका आशीर्वाद मेरे जीवन का एकमात्र प्राप्य है। न जाने क्या हुआ, सहसा रुदन से गिरीश का कंठ अवरुद्ध हो गया। ओह मेरे पिता, तुम कहाँ हो? तुम्हारा ये आशीर्वाद सहस्र फन वाले नाग जैसा अभिशाप क्यों बन गया है? क्यों बन गया है? शायद स्टेशन आ रहा है। शणाक छू का स्वर खरड़ 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 में बदलने लगा। वातावरण में स्वर उठे, गूंज उठी, प्रकाश निखरा। कोई एकाकी यात्री तीव्र गति से ऊपर चढ़ाया और बीच में रखे हुए एक ट्रंक पर बैठ गया। किसी ने सहसा जाग कर उससे पूछा, कौन स्टेशन है भाई? क्या मान लिया समझ में नहीं आया। शायद कोई अप्रसिद्ध स्टेशन था। तुरंत ही गाड़ी फिर अविराम गति से आगे बढ़ गई। रात के लंबे पहर सा फिर वही लंबा सफ़र शुरू हो गया। कल्पना फिर अपना आल जाल फैलाने लगी। ये छोटा सा स्टेशन जैसे उसकी कहानी के एक मार्मिक सीमा स्थल का प्रतीक था। एक युग तक दो जीवन एक होकर रंगीनियों में उतरते रहे, नई नई कहानियाँ रचते रहे। लेकिन जीवन कहानी होकर भी कहानी नहीं है। उसके पात्र न होते हैं काल्पनिक, न होते हैं आकाश विहारी। ठोस धरती पर वे चलते हैं। प्रेमा के मदिर नयन गिरीश को कब तक मदहोश रख सकते थे? आंखें झुक चलीं और प्रेमा, जो गिरीश के जीवन की संजीवनी थी, औरों के जीवन की संजीवनी बनने लगी। कहानी लेखिका के रूप में जो उसे प्रसिद्धि मिली, गिरीश उसमें खो गया। एक दिन उसने स्वयं सुना, गिरीश की कहानी प्रेमा की कहानी की परिच्छाया है। क्या? गिरीश जैसे कांप उठा, जैसे चारों ओर से एक ध्वनि उसके अंतर में प्रवेश करने लगी। गिरीश की कहानी प्रेमा की जूठन है? मेरी कहानी जूठन है? प्रेमा की जूठन? जूठन? हाँ, जूठन है, जूठन। आलोचक उसकी कला को सराहते हैं, पाठक उसकी उक्तियाँ गुनगुनाते हैं, श्रोता उसके व्यंग में रस लेते हैं और समाचार पत्र बार बार उस पर लेख लिखते हैं। वो चीख उठा, बंद करो ये बकवास, बंद करो। शीत ऋतु की रात्रि में उसने पाया कि वो पसीने से भीग आया है और पाया
कि जिन गोष्ठियों में प्रेमा गिरीश के पीछे होकर जाती थी उनमें वो अब आगे हो आई, उनका केंद्र बन गई। गिरीश ने देखकर मुस्कुराया, फिर चेतावनी दी, लेकिन प्रसिद्धि के कोलाहल में ईर्ष्या की चेतावनी उसी तरह व्यर्थ हो गई जैसे झंझा में पुरैन का पत्ता। क्रोध ईर्ष्या से ही बल लेता है। प्रेमा एक दिन गोष्ठी में जा रही थी और गिरीश ऑफिस से लौटा था। सहसा बोला, आज गोष्ठी में ना जाओ तो? प्रेमा ने दृष्टि नहीं उठाई, कहा, उनका कार्यक्रम अस्त व्यस्त होगा और गिरीश अग्नि हो आया। प्रेमा ने गिरीश को देख भर लिया, उत्तर नहीं दिया। गिरीश ने उसी तीव्र स्वर में कहा, आज तुम नहीं जाओगी। मैं जाऊंगी। नहीं जाओगी? मैं जा रही हूँ। प्रेमा चली गई। स्तंभित चकित गिरीश देखता ही रह गया, मार्ग रोक न पाया। सहसा गाड़ी में झटका लगा, शायद लाइन बदल रही है। गिरीश जैसे ग्लानि के गर्त में जा पड़ा। एकाएक उसने चाहा कि वो ट्रेन से कूद पड़े। आत्मघात का विचार आते ही उसकी संज्ञा जैसे उत्तेजित हो उठी और उस उत्तेजना में उसकी वो कहानी कई क्षण आगे न बढ़ सकी। वे क्षण बीत गए तो उसने पाया कि छोटी सी वो दरार बहुत बड़ी खाई बन गई है। एक दिन गिरीश ने प्रेमा से पूछा था, क्या तुम मुझसे विवाह करोगी? एक दिन प्रेमा ने गिरीश से पूछा, जानते हो हम दोनों एक साथ नहीं रह सकते। गिरीश जानता था, फिर भी सिहर उठा, देखता रहा। प्रेमा ने कहा, मैं तुम्हें संशय में नहीं रखना चाहती, अब नहीं लौटूंगी। गिरीश फिर भी मौन रहा। प्रेमा वहाँ से चली गई। कई क्षण बीत गए। उन क्षणों में गिरीश ने अपने अंतर से भयंकर युद्ध किया और फिर वो प्रेमा के कमरे में पहुंचा, लेकिन वो वहाँ नहीं थी, गोष्ठी में भी नहीं थी, जितने मित्रों को जानता था उनके घर में भी नहीं थी। वो स्टेशन पर थी। गिरीश ने अधिकार से कहा, घर चलो। प्रेमा सहसा सकपका गई। गिरीश ने और भी तीव्र होकर कहा, मैं कहता हूँ घर चलो। प्रेमा चुपचाप घर लौट आई और गिरीश ने रक्त वर्ण हो उसकी भर्त्सना की, प्राण तक लेने को उत्सुक हो उठा। आदर्श, प्रेम, समता सब विस्मृत हो गए। याद रही केवल एक बात कि वो पति है और पति को क्रूर होने का अधिकार है। प्रेमा ने उस अधिकार का प्रतिरोध नहीं किया, एक शब्द भी नहीं बोला, केवल रो पड़ी। गिरीश ने तीव्रता से करवट बदली। उसके बाद के वे दिन कैसे नाटकीय थे, कैसे असह्य थे, ये तब पता लगा जब उसने पाया कि प्रेमा फिर घर से गायब हो गई है। पहली बार गिरीश ने सहसा सुख की सांस ली। दूसरे ही क्षण वो छीछी कर उठा और पागलों की तरह बाहर निकल गया। लेकिन प्रेमा बहुत दूर पहुंच चुकी थी। प्रांत के प्रसिद्ध साहित्यिक, जो राजनीति के भाग विधाता भी थे, के पास वो ठहरी थी। उसने कानून की शरण ली। उस चक्रव्यूह में वो घिरता गया। सहसा गिरीश की दृष्टि उठी। देखा, दोनों प्रेमी नींद की लोरियों से जैसे पराजित हो चुके हैं। लेकिन ये क्या? ये कैसा शब्द? ये कैसी ध्वनि? गिरीश जैसे स्वप्न देख रहा हो, लेकिन नहीं, ये स्वप्न नहीं है। वो उठकर बैठ गया। आहा, ये तो दीवार के उस पार से आती हुई ध्वनि है। उस पार स्त्रियों का कंपार्टमेंट है क्या वहाँ? वो सहसा नीचे कूद पड़ा। उसने खिड़की खोल दी और उसी के साथ आई चीख की एक ध्वनि। उस ध्वनि ने उसे झकझोर दिया और वो विद्युत की गति से प्राणों की चिंता किए बिना बाहर उतर गया। एक सिद्धहस्त की भांति वो न जाने कैसे उस कंपार्टमेंट में पहुंच गया। देखा, एक व्यक्ति है, क्रूर जैसे कसाई हो, और एक युवती है, सिहरती कांपती जैसे कोई नन्हा सा पक्षी हो। शरीर में अपूर्व शक्ति भर आई। चुपचाप खिड़की में से अंदर कूद गया और एकाएक उस व्यक्ति से जा चिपटा। इस आकस्मिक आक्रमण से हतप्रभ वो व्यक्ति प्रतिरोध न कर सका और अंधकार में कूदकर अस्त हो गया। गिरीश ने अब देखा, सब सामान अस्त व्यस्त और वो एकाकी युवती जैसे मसली हुई कली। गिरीश ने धीरे से कहा, उठो। युवती ने नेत्र नहीं खोले। गिरीश उसके पास आया। उसका मन व्याकुल था। वो और पास आया, बोला, अब कोई डर नहीं, उठो। युवती उसी तरह मौन त्रस्त पड़ी रही। गिरीश जैसे कांपा और पास आया। नारी के शरीर में गति आई। उसने भीता हरिणी की तरह नेत्र खोले। दृष्टि मिली। दोनों एक साथ बोल उठे, कौन? गिरीश ने युवती को देखा, युवती ने गिरीश को देखा। दोनों के मस्तिष्क तीव्र गति से गाड़ी के साथ ही सड़ाक छूं खड़क खड़क कर उठे और उस शब्द में जैसे प्रलय की गति गूंज उठी। दोनों ने एक साथ फिर कहा, तुम? गिरीश ने पहचाना,
वो प्रेमा है। घृणा से उसका मन गंदा हो आया। प्रेमा ने देखा वो गिरीश है। सहसा बड़े वेग से कांपी और फिर फर्श पर गिर पड़ी। तीव्र गति से गिरीश द्वार की ओर बढ़ा और खिड़की से नीचे उतर आया। उतरते उतरते उसके कानों में प्रेमा का स्वर गूंजा, गिरीश रुको रुको। लेकिन जब तक प्रेमा विक्षिप्त सी दौड़ती हुई खिड़की के पास आई, वो अंधकार में खो गया था। घर लौटकर शांत मन प्रेमा को उसने लिखा, प्रतिष्ठा के अहम से आज मुक्ति मिली है। कानून का द्वार बंद कर रहा हूं। तुम्हारे दावे का प्रतिरोध नहीं करूंगा। अभी आप सुन रहे थे विष्णु प्रभाकर जी की लिखी हुई कहानी कैक्टस के फूल। स्वर दिया था मैंने, यानी सीमा सिंह। ये कहानी सन 1960 में प्रकाशित हुई थी।